हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और आज हम लोग सीपीसी का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड, इसका मतलब क्या होता है? तो ये डिपेंड करता है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, जो कि है यूबी जुस इबी रेमिडियम। मतलब देयर इज अ राइट, देयर इज अ रेमेडी। तो जहां पे भी कोई राइट है वहां उसकी रेमेडी है, राइट? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। देन सेकंड इज जुरिडिक्शन का मीनिंग। तो जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? ओके, तो जुरिडिक्शन का जो टर्म है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ है हमारे सीपीसी में। इट इज नॉट एट ऑल डिफाइंड। अब लैटिन वर्ड में देखें हम लोग तो दो इसमें इसको डिवाइड किया। वन इज द जूरिस एंड सेकंड इज द डीटो, राइट? तो इसका मतलब होता है आई स्पीक बाय लॉ। जुरिडिक्शन का मतलब, जुरिडिक्शन इज अ लैटिन टर्म जिसको हम दो इसमें डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द जूरिस, सेकंड इज द डिक्टो। और इसका मतलब होता है आई स्पीक बाय लॉ। ओके, देन जुरिडिक्शन पावर और द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ टू हियर एंड डिटरमाइन द कॉज ऑफ मैटर। तो जुरिडिक्शन क्या होगा? जुरिडिक्शन एक पावर है या एक अथॉरिटी है, किसकी? कोर्ट की। कोर्ट की कि वो सुने और डिटरमाइन कर सके जो मैटर है। नेक्स्ट, जुरिडिक्शन एंड कंसेंट। ओके, तो ये जो टॉपिक मैं आपको सब टॉपिक में पढ़ा रही हूँ ताकि इसके हर एक जो एक एक इंग्रेडिएंट या असेंशियल क्राइटेरिया है उसमें से हमारा कोई भी ना छूटे। ओके, सो जुरिडिक्शन एंड कंसेंट की अगर हम बात करते हैं तो कंसेंट कैन नॉट कन्फर नॉर टेक अवे द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब यह क्या कह रहा है कि अगर कोई कंसेंट, कोई पार्टी कंसेंट दे रही है ना दे रही है, वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो कन्फर नहीं करती है, ये ना ही वो टेक अवे करती है जो जुरिडिक्शन हो किसी भी कोर्ट का। ओके, देन द पावर टू क्रिएट और इनलार्ज द जुरिडिक्शन इज अ लेजिस्लेटिव कैरेक्टर। तो ये यहाँ पे ये जो पावर जो दी है ना, या तो वो क्रिएट करेंगे या तो वो इनलार्ज कर रहे हैं जुरिडिक्शन किसी भी कोर्ट की। ये पावर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर को पावर दी हुई है, ठीक है? सो इफ अ कोर्ट हैज अ नो इनहेरेंट पावर और अ जुरिडिक्शन, किसी भी कोर्ट की अगर कोई इनहेरेंट जुरिडिक्शन या पावर नहीं है, नाइदर एन एक्वेंस नॉर अ वेवर नॉर अ स्टॉपल कैन क्रिएट इट। ठीक है, अगर किसी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर नहीं है तो वो खुद से क्रिएट नहीं कर सकता है, राइट? देन अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विदाउट अ जुरिडिक्शन। अगर कोई भी कोर्ट जो है वो डिग्री पास करता है बिना उसके जुरिडिक्शन के, उस कोर्ट के पास वो केस को सुनने की या उस केस को एंटरटेन करने का जुरिडिक्शन नहीं है, तो फिर हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज अ कोरम नॉन जुडाइस। ओके, तो ये ऐसे जो टर्म्स है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है। ओके, देन a defect of a jurisdiction strike at the very authority of a court to pass any decree, and such defect cannot argued by the consent of party। मतलब है क्या कह रहा है कि अगर किसी जुरिडिक्शन में कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो स्ट्राइक कर रहा है वो जो जो अथॉरिटी है कोर्ट की उसको। तो ये जो है वो किसी पार्टी के कंसेंट पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, दैट इज अ लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन। तो ये जो दोनों है अलग अलग टर्म है, एक है लैक ऑफ जुरिडिक्शन और सेकंड है इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन। तो देयर इज ऑलवेज डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस वांट ऑफ जुरिडिक्शन एंड इरेगुलर। एक तो है कि वांट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, दूसरा है कि इरेगुलरली आपने एक्सरसाइज किया आपका जुरिडिक्शन। तो दोनों जो है वो बहुत अलग अलग है। The power to decide the necessity carries with it power to decide wrongly as well as rightly। मतलब कोर्ट के पास जो है वो पावर है, वो डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही तो डिसाइड कर सकता है बट वो रॉन्ग क्या है वो भी डिसाइड कर सकता है। ओके, देन एवरी एरर ऑफ लॉ इज अ जुरिडिक्शनल एरर। तो अगर कोई भी एरर होता है, ठीक है, लॉ में, तो डेट इज अ जुरिडिक्शन एरर होगा वो, ठीक है। अब होता है बेसिस। अब हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे जुरिडिक्शन को? हमने देख लिया जुरिडिक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग देख लिया हमने, हाउ इट इज डिफरेंट लाइक लैक ऑफ जुरिडिक्शन एंड दिस रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन। सो अब हम देखेंगे कि बेसिस, किस बेसिस पे जो है वो डिटरमाइन होता है जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द केस पुट फॉरवर्ड बाय द प्लेंटिव। मतलब जुरिडिक्शन किस चीज पे डिपेंड होगा? जो भी केस जो है प्लेंटिव जो है सामने रख रहा है
उस पे डिपेंड होगा, ओके, नॉट बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, प्लेंटिफ क्या होता है, प्लेंट क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है सीपीसी की। तो अगर आप में से अभी भी किसी ने ये जो टर्मिनोलॉजी जो है जिन्हें नहीं पता या थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, तो हमारे लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक टर्म एक्सप्लेन किया है कि रिटन स्टेटमेंट क्या होगा, प्लेंटिफ क्या होता है, राइट। तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेसिस टू डिटरमाइन द जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे किस बेसिस पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है अगर वो अपना प्लेंट पुट फॉरवर्ड करता है, ठीक है, उसके बेसिस पे होगा, ना कि जो डिफेंडेंट होगा जो रिटर्न स्टेटमेंट में देगा उसके बेसिस पे यहाँ पे जुरिडिक्शन डिसाइड नहीं होता है। और एक चीज, द प्लेंटिफ कैन नॉट बाय ड्राफ्टिंग हिज प्लेंट क्लेवरली सर्कमवेंट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। इंपॉर्टेंट चीज कि प्लेंटिफ जो है यहाँ पे वो क्या नहीं कर सकता है, तो प्लेंटिफ यहाँ पे बहुत क्लेवरली जो है ना कुछ ऐसा ड्राफ्ट नहीं कर सकता है जो कि क्या कर रहा है, क्लेवरली सर्कमवेंट कर रहा है प्रोविजन ऑफ लॉ को। लेट्स से देयर इज एक्स प्रोविजन ऑफ लॉ, वो कह रहा है कि आपको पर्टिकुलर ये चीज इस तरह से करनी है, बट व्हाट द प्लेंटिफ इज डूइंग, वो उस प्रोविजन को सर्कमवेंट कर रहे हैं क्लेवरली, तो वो अलाउड है क्या, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट अ जुरिडिक्शन इन अ सिविल कोर्ट व्हिच डज नॉट पोसेस देन डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन। तो हम लोग जो जुरिडिक्शन का जो क्वेश्चन है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा हमेशा जो डिसीजन होगा जुरिडिक्शन को लेके वो सब्जेक्ट मैटर पे होगा, ना कि फॉर्म ऑफ मैटर। किस फॉर्म का मैटर है उससे नहीं, बट सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। देन 6 इज द जुरिडिक्शनल फैक्ट। अब जुरिडिक्शनल फैक्ट क्या होता है, तो जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट, चाहे वो कोर्ट का जुरिडिक्शन हो, ट्रिब्यूनल का हो या अथॉरिटी का हो, वो डिपेंड करेगा ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। तब वो कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, या ऐसे कौन से पर्टिकुलर फैक्ट्स या जुरिडिक्शनल फैक्ट होने चाहिए, ठीक है, जो कि क्या क्या करेंगे, कोलैटरल फैक्ट इज अ साइना को नॉन एंड इफ द अथॉरिटी wrongfully assume the existence of such fact। अगर लेट से कोई अथॉरिटी है या जज है वो wrongfully assume कर रहे कि ऐसे फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ब्रीट ऑफ सर्शरी, ओके, ब्रीट ऑफ सर्शरी जो है वो इशू कर सकते हैं। अब ब्रीट ऑफ सर आपका क्वेश्चन होगा कि ब्रीट ऑफ सर्शरी क्या होती है मैम, तो ये होती है, इसका मतलब होता है, सर्शरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, जुरिडिक्शनल फैक्ट ऐसे फैक्ट होते हैं जिसपे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, जिसको हम लोग जुरिडिक्शनल फैक्ट कहते हैं या पर्टिकुलर फैक्ट कहते हैं, ठीक है, ओके। देन डिसीजन एज टू जुरिडिक्शन, whether a court has a jurisdiction or not has to be decided with the reference to the initial assumption of the jurisdiction by that court. Question depend not on the truth or the falsehood of the fact but the nature and the correctness of the finding। अगर जब भी कोई क्वेश्चन उठता है कि जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने क्या वो उसके जुरिडिक्शन में आता है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये कितना ट्रूथ या फॉल्सहुड ऑफ फैक्ट है, या जो पर्टिकुलर फैक्ट दिए ये सच है या गलत है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, उनके नेचर पे एंड द करेक्टनेस ऑफ द फाइंडिंग। तो क्या ये जो फैक्ट फाइंड किए गए या क्या वो सही तरीके से किए गए, उस पर डिपेंड करेगा। देन नेक्स्ट इज द कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल। तो जो सिविल कोर्ट है दैट हैज एन इनहेरेंट पावर टू डिसाइड द क्वेश्चन वेदर इट हैज, जो सिविल कोर्ट होता है उनके पास एक इनहेरेंट पावर है, वो डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन कि क्या उनके पास जो है वो जुरिडिक्शन है टू एंटरटेन और डील एंड डिसाइड द मैटर जो भी उनके सामने आ रहा है, ओके। अगर अब ये हमने अभी तक डील कर लिया कि जुरिडिक्शन क्या होता है, किस टाइप का होता है। अब देखेंगे हम लोग कि काइंड ऑफ जुरिडिक्शन क्या होता है। तो काइंड ऑफ जुरिडिक्शन में एक होता है सिविल एंड क्रिमिनल, सो वेरी बेसिक, सिविल जुरिडिक्शन एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन। सेकेंड होता है टेरिटोरियल एंड लोकल जुरिडिक्शन। एक होता है टेरिटोरियल, तो जैसे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ पर है, जहां तक जो है वो टेरिटोरियल, जो टेरिटोरियल एरिया स्टेट का वहां तक होगा हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन। एंड देयर इज अ लोकल जुरिडिक्शन, और इसकी जो लिमिट है कि भाई आपका ये जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ तक होगा, ये कौन लिमिट फिक्स करता है, दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। एंड द थर्ड वन इज अ पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अब पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन क्या होता है कि कोर्ट विल हैव अ जुरिडिक्शन ओनली ओवर दोज सूट
द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच डज नॉट एक्सीड, मतलब हर एक कोर्ट का एक पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है कि अगर लेट्स से पर्टिकुलर अगर 10,000 तक का मामला है तो इस कोर्ट में जाएगा, अगर लेट्स से 50,000 से 1 लाख तक का अगर हम लोग राशि की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर इस कोर्ट डील करेगी। तो दे हैव द पेक्यूनरी जुरिडिक्शन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। देन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैव अ नो पेक्यूनरी लिमिटेशन, ये याद रखना। देन द फोर्थ वन इज द जुरिडिक्शन एज अ सब्जेक्ट मैटर। तो डिफरेंट कोर्ट हैव बीन एम्पावर्ड टू डिसाइड अ डिफरेंट टाइप ऑफ सूट, राइट। तो सारे इस तरह के सूट जो है वो एक कोर्ट में नहीं जाते। देयर इज अ डिफरेंट कोर्ट विच आर बीइंग एम्पावर्ड टू डिसाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सूट, राइट। देन फिफ्थ वन इज द ओरिजिनल एंड अपीलेंट जुरिडिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है यहाँ पे? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब होता है जुरिडिक्शन दैट इज इनहेरिटेड, वो उनके पास पावर दी है बिकॉज वो कोर्ट है इसलिए उनके पास वो पावर है। दैट इज इनहेरेंट जुरिडिक्शन। इनहेरेंट जुरिडिक्शन जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, तो जुरिडिक्शन इनहेरेंट और कन्फर्ड अपॉन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जैसे हम लोग एसएलपी की बात करते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन की बात करते हैं, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर हम लोग रिट पिटीशन की बात करते हैं तो रिट पिटीशन की क्या ओरिजिनल जुरिडिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी है ये पावर, ठीक है। तो ये ओरिजिनल हुई क्या? नहीं हुई। वो कौन सी हो जाएगी? अपेलेंट हो जाएगी। तो अब अपेलेंट देखते हैं। तो पावर और द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन अ सुपीरियर कोर्ट टू रीहियर by the way of appeal, that is an appellant jurisdiction, right? Then next is exclusive and concurrent jurisdiction। क्या होता है? अब exclusive jurisdiction and concurrent। exclusive क्या होगी? exclusive मतलब यहाँ पे जैसे मैंने SLP का एग्जांपल दिया था, तो SLP जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास इसका सोल पावर है। तो सोल पावर ऑफ वन कोर्ट और द ट्रिब्यूनल टू ट्राई एंड डील विद दैट केस, दैट इज एक्सक्लूसिव पावर। कॉन्करेंट पावर क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्करेंट में क्या होता है? लिटिगेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो कौन से कोर्ट जाए। लेट्स से अगर मुझे रिट पिटीशन डालनी है तो मेरे पास पावर है, आई हैव द ऑप्शन कि मैं हाई कोर्ट में जा सकती हूँ या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ। तो ये क्या हुआ? कॉन्करेंट पावर वाली, तो कॉन्करेंट जुरिडिक्शन हुई है। देन जनरल एंड स्पेशल जुरिडिक्शन। तो एक जनरल जुरिडिक्शन क्या होगी और स्पेशल जुरिडिक्शन क्या होगी? जनरल जुरिडिक्शन जो है दैट इज एक्सटेंड टू ऑल द केसेस कंप्राइज्ड विद इन द क्लास, सारे केसेस पे डील हुआ है। और स्पेशल जुरिडिक्शन क्या होगी? स्पेशल जुरिडिक्शन जो कन्फाइंड होगी स्पेशल और पर्टिकुलर लिमिटेड केसेस के लिए, दैट विल बी अ स्पेशल जुरिडिक्शन। देन द लीगल एंड इक्विटेबल जुरिडिक्शन। तो लीगल और इक्विटेबल जुरिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लीगल क्या होगी? विच आर एक्सरसाइज बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स, दैट इज अ लीगल। और इक्विटेबल जो है इंडिया जैसी कंट्री जो है यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं इक्विटेबल जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे इक्विटी को एट द पीक रखा जाता है, लॉ एज वेल एज इक्विटी दोनों को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लीगल जुरिडिक्शन जो है वो इंग्लैंड जैसी कंट्री में जो है वो यूज होता है। Then second, the municipal and the foreign jurisdiction, तो ये हमें पता है municipal court, foreign courts, right? Then next is expounding and expanding jurisdiction. It's important. दोनों सुनने में similar से लगता है, expounding, expanding, but there is a difference. Okay, expounding jurisdiction क्या होता है? Expounding jurisdiction जो होता है ये define करता है, clarity देता है और explain करता है jurisdiction को। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंडिंग होता है ये क्या करता है? इनलार्ज, एक्सपेंड और एक्सटेंड कर रहा है जुरिडिक्शन को। ओके, देन द 10th